Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First, I will give you a little bit introduction of this lecture in Urdu, and then we will thoroughly cover these topics from Garton 11th edition. Heart sounds, दिल की आवाज़ें. अगर हम स्टेथोस्कोप के जरिए दिल की आवाज़ें सुने तो हमें दो मुख्तलिफ आवाज़ें मुख्तसर वक्फा के साथ सुनाई देती हैं. पहली आवाज़ तकरीबन लब और दूसरी डब से मिलती जुलती है. पहली आवाज़ दोनों वेंट्रिकल्स के मौजूद वाल्व के बंद होने से पैदा होती है. दिल के बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान बाइकैस्पिड वाल्व होते हैं. ये वाल्व खून को बाएं अजन से बाएं बतन में आने तो देता है, लेकिन इसे वापस नहीं जाने देता. इसे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं. इसी तरह से दाएं अजन और दाएं बतन के दरमियान ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है. जो ही दोनों अजन यानी एट्रियम सिकुड़ते हैं तो वाल्व खुल जाते हैं और खून तेजी से दोनों बतनों यानी वेंट्रिकल्स में जाना शुरू हो जाता है. लेकिन जो ही वेंट्रिकल्स भर जाते हैं और सिकुड़ते हैं, ये वाल्व फौरन बंद हो जाते हैं ताकि खून वापस न जा सके, और इनके बंद होने से दिल की पहली आवाज सुनाई देती है. यह आवाज निस्बतन लंबी और धीमे सुर यानी लो पिच की होती है. दिल की दूसरी आवाज डब की वजह एओर्टा और पल्मोनरी शरेयान की जड़ों में मौजूद वाल्व का बंद होना है. ये वाल्व भी खून एओर्टा और पल्मोनरी शरेयानों में जाने तो देते हैं, लेकिन इन नालियों से वापस खून दिल में नहीं आने देते. इनके बंद होने से दिल की दूसरी आवाज सुनाई देती है, जो कि निस्बतन छोटी और हाई पिच की होती है. दिल की कारकर्दगी यानी कार्डिक आउटपुट. दिल के एक बार सिकुड़ने से तकरीबन 70 मिलीलीटर खून एओर्टा में दाखिल होता है. इसे स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं. इस तरह से एक मिनट में दिल तकरीबन 4 से लेकर 5 लीटर खून पंप करता है. इसे दिल का हासिलकार यानी कार्डिक आउटपुट कहते हैं. ये याद रहे कि दिल का हासिलकार इन्हिसार दो चीजों पर है: दिल की रफ्तार यानी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम. दिल की रफ्तार. दिल के धड़कने की शरह पर आमिल होने वाले मुअस्सिरात यानी फैक्टर्स मंदरजा झेल हैं. नंबर 1, उम्र. बचपन में दिल की रफ्तार ज्यादा होती है. मसलन पैदाइश के वक्त बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 मरतबा धड़कता है. 1 साल की उम्र में ये रफ्तार 120 फी मिनट हो जाती है. बालिग सेहतमंद मर्द या औरत में औसतन दिल की रफ्तार 72 फी मिनट होती है. अलबत्ता मुशाहिदे में देखा गया है कि औरत में मर्द की निस्बत दिल की रफ्तार ज्यादा होती है. जिस्मानी कैफियत. मसलन खड़े होने की सूरत में बैठने या लेटने की निस्बत दिल की रफ्तार ज्यादा होती है. वर्जिश के दौरान या काम करने के दौरान या सीढ़ियां चढ़ने पर दिल की रफ्तार ज्यादा हो जाती है. जज्बाती कैफियत में दिल की रफ्तार बढ़ जाती है. वर्जिश करने वालों और भागदौड़ करने वालों के दिल की रफ्तार अमूमन कम होती है और इसे एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं. बाज़ बीमारियों की हालत में दिल की रफ्तार बढ़ जाती है. मसलन खून की कमी यानी एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, बुखार यानी फीवर, अखराज खून यानी लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू द हेमरेज वगैरह. स्ट्रोक वॉल्यूम. इस चीज का ताल्लुक दिल में वरीदी खून की तरसील से है. अगर दिल की तरफ खून वाफर मिकदार में जा रहा है, जैसा कि वर्जिश और काम के दौरान होता है, तो दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ेगा और ज्यादा खून पंप करेगा. जबकि जिस्म से खून के बह जाने या किसी शॉक की वजह से कम खून दिल तक पहुंच रहा हो तो दिल कम कुव्वत से सिकुड़ेगा और कम पंप करेगा. इसी मैकेनिज्म को दो साइंसदान फ्रैंक और स्टार्लिंग ने फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म से समझाया है. ये याद रहे कि दिल के सिकुड़ने के लिए तवानाई की जरूरत होती है, और ये तवानाई निशास्तों यानी कार्बोहाइड्रेट की तकसीद यानी ऑक्सीडेशन से हासिल होती है. इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की फराहमी बहुत जरूरी है. दिल के उजलात यानी मसल्स को ये दोनों चीजें कोरोनरी शरेयाने यानी कोरोनरी आर्टरीज की मुख्तलिफ शाखों के जरिए हासिल होती हैं. कल्बी उजलात इस लिहाज से मुनफरद हैं कि ये लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन से भी तवानाई हासिल कर सकते हैं. लैक्टिक एसिड के लिए हम वक्त ऑक्सीजन की वाफर वक्तदार सप्लाई दरकार होती है. लिहाजा ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी या कमी दोनों सूरतों में कल्बी उजलात यानी हार्ट मसल की सलाहियत कार मुतासर होती है. और ऐसा अमूमन कोरोनरी शरेयानों यानी कोरोनरी आर्टरीज की किसी शाख की चर्बी सदा यानी थ्रोम्बस की वजह से जुज़वी या मुकम्मल बंद होने पर होता है. जुज़वी बंदिश दिल का दर्द यानी एंजाइना और मुकम्मल बंदिश दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक का बायस बनती है. हार्ट साउंड्स. आमतौर पर एक नॉर्मल हार्ट में दो किस्म के साउंड्स होते हैं. फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि एवी वाल्व यानी एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व के बंद होने से निकलता है. ये लो पिच का और थोड़े लंबे वक्फे तक चलता है. सेकेंड हार्ट साउंड जो कि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के बंद होने से निकलता है. ये हाई पिच और थोड़े वक्फे तक चलता है. स्ट्रोक्स वर्क आउटपुट. एनर्जी की वो मिकदार जो दिल खून को नालियों में पंप करने के काम में हर धड़कन के साथ सर्फ करता है, उसे स्ट्रोक वर्क आउटपुट कहते हैं. और 1 मिनट में इस्तेमाल होने वाली पूरी एनर्जी को मिनट वर्क आउटपुट कहते हैं. स्ट्रोक वर्क आउटपुट को नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट पर ज़रब देने से मिनट वर्क आउटपुट हासिल हो सकता है. दिल अपनी एनर्जी दो मकसद के लिए इस्तेमाल करता है. एनर्जी की बड़ी मिकदार खून को लो प्रेशर वेन से हाई प्रेशर आर्टरीज में भेजने में लग जाती है. इसे एक्सटर्नल वर्क कहते हैं.
एनर्जी की कम मिकदार एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व्स को खोलने में लग जाती है। इसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लड फ्लो कहते हैं। आगे दो टर्म्स हैं, एक है प्री लोड और एक है आफ्टर लोड। इसको समझने के लिए फर्ज करें आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, तो धक्का लगाने से पहले जो आपके मसल्स में डिग्री ऑफ टेंशन होगी उसे हम प्री लोड कहेंगे, और गाड़ी का वजन या हुजम जिसको आपने धकेलना है उसे आफ्टर लोड कहेंगे। सो इन द केस ऑफ हार्ट, आफ्टर लोड इज बेसिकली द रेजिस्टेंस इन द सर्कुलेशन। हमने जाना कि हार्ट अपने काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करता है। अब सवाल यह है कि यह एनर्जी कहां से आती है। तो एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से हासिल होता है और बाकी एनर्जी ग्लूकोज और लैक्टेट से पूरी की जाती है। दिल की धड़कन के दौरान एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हीट पैदा करने में भी सर्फ होता है, जबकि थोड़ा हिस्सा वर्क आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी को एफिशिएंसी ऑफ हार्ट कहते हैं। यह आमतौर पर 20 से 25% होता है, लेकिन अगर हार्ट फेलियर के मरीजों में यह जाना जाए तो यह 5 से 10% तक कम होकर रह जाता है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। इन दो साइंसदानों ने कहा कि दिल जितना खून एक मिनट में जिस्म में भेजता है उसकी मिकदार उतनी ही होती है जितना जिस्म ने दिल को पंप करने के लिए मुहैया किया। वाओ, व्हाट अ रॉकेट साइंस। इसकी वजाहत कुछ यूं है कि जब वेंट्रिकल्स में एक्स्ट्रा ब्लड भरता है तो इनकी वॉल्व्स स्ट्रेच होती हैं, जिससे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो और जोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट्स लाइक अ रबर बैंड, इफ यू हैव टू थ्रो इट लॉन्ग then you have to stretch it long. It's very simple. I will cover nervous control in next chapter thoroughly, so let's skip this topic now. Now let's see the calcium, potassium and effect of temperature on heart rate. Potassium. We know the fact that when we have to lower the membrane potential, we have to pump potassium outside. तो जाहिर सी बात है अगर पोटाशियम की कंसंट्रेशन बाहर मजीद बढ़ा दी जाए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत नेगेटिविटी की तरफ आ जाएगा, जिससे हार्ट रेट बहुत स्लो हो सकता है और सिर्फ 8 से 12 मिली इक्वलीट पर लीटर ऑफ द पोटेशियम की मिकदार बढ़ाने से दिल के उजलात इस हद तक कमजोर हो जाते हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर सकते, और जिससे अल्टीमेटली कैल्शियम। कैल्शियम तो जैसे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है वैसे ही दिल को भी ताकत बख्शता है। बेसिकली द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम ऑन हार्ट इज ऑपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम। टेम्परेचर किसी हद तक बहुत सिंपली हार्ट रेट कंट्रोल करता है। जैसा कि बुखार में टेम्परेचर इंक्रीज होते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और अगर जिस्म का दर्जा हरारत 60 से 70 फ़ारेनहाइट तक गिर जाए जैसा कि हाइपोथर्मिया में होता है तो दिल के बंद होने की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट के मेटाबॉलिज्म एग्जॉस्ट कर जाता है, जिससे हार्ट कमजोर पड़ सकता है और हार्ट रेट टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद कम होता रहता है। Thank you for listening. God bless you. Study to learn, not to earn.